ठंड में बालकनी में पहली रसोई करने वाली देवरानी। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? पूरा घर धुएं से भरता जा रहा है, तो मेरा दम घुट रहा है। चारों तरफ धुएं को देखते देखते हिमानी घर के बाहर आती है, जहां उसकी नजर बालकनी के ऊपर जाती है और वहां से धुआं निकल रहा होता है। तभी वह फौरन घर के अंदर आती है और बालकनी के पास जाती है, जहां पर पार्वती चूल्हे में खाना बना रही होती है। ये क्या कर रही हो पार्वती तुम? यहाँ बालकनी में चूल्हे पर खाना क्यों बना रही हो? वो माँ जी ने मुझे कहा है यहाँ बालकनी में चूल्हे पर खाना बनाने को। पर इतनी आलीशान घर में तुम्हें चूल्हे पर खाना बनाने के लिए बोला क्यों माँ जी ने? इतना बड़ा आलीशान मकान होने के बाद भी पार्वती बालकनी में चूल्हे पर खाना बना रही थी। आखिर क्यों गायत्री ने उसको बालकनी में खाना बनाने को बोला था? जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। गायत्री बहुत ही रईस थी और बहुत बड़े आलीशान मकान में रहती थी। गायत्री अपने असूलों की पक्की थी और मान मर्यादा और प्रतिष्ठा वाली औरत थी। ठंड में पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था। वहीं उसका छोटा बेटा ललित फोन में देखकर मुस्कुरा रहा होता है। क्या बात है बेटा, खाने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, फोन को देखकर ही मुस्कुराए जा रहे हो। सारे काम तो फोन से ही होते हैं माँ जी, और मुझे पूरा पता है कि ललित किसी लड़की को पसंद करता है। मैंने देर रात उनको फोन पर बात करते हुए सुना है। अरे अरे, ऐसा तो कुछ नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। मैं बस काम की चीज देख रहा था। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, मेरा खाना हो गया। इतना कहकर ललित घर से बाहर आ जाता है। वह सीधा खेतों में पहुंचता है, जहां ठंड में पार्वती खेतों में काम कर रही होती है। ललित पीछे से आकर उसके हाथों को पकड़ता है। कब तक ऐसे ही आके छुप छुप के मुझे मिलते रहोगे? अपने घर में मेरी शादी की बात कब करोगे? और अगर नहीं कर सकते तो वो भी बता दो, क्योंकि इस तरीके से मिलने से हम दोनों की ही बदनामी होगी। शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरी माँ थोड़े पुराने ख्याल की है, पर धर्म, कास्ट, गोत्र, जाति सभी चीजों को मानती है। तो मतलब यही ना कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ फिर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पार्वती बहुत ही गरीब और नीचे कास्ट की लड़की थी। वो खेतों में काम करके अपने परिवार का पेट पाला करती थी, पर कहीं ना कहीं पार्वती ललित से सच्चा प्यार करती थी। और अब ललित को भी पार्वती का बदलता ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता और वो उसको ले जाकर उसी दिन मंदिर में शादी कर लेता है और शादी करके अपने घर पर लेकर आता है, जिसे देख उसकी माँ गायत्री कहती है, ये गले में फूलों की माला क्यों पहन रखी है तूने? और तेरे साथ ये लड़की कौन है? अभी हमें नौकरानी की जरूरत भी नहीं है, तेरी भाभी तो पूरा घर संभाल ही लेती है। माँ वो दरअसल ये पार्वती है और मैंने इसके साथ मंदिर में शादी कर ली है। सुधा वहां पर आती है और गायत्री और हिमानी को अपने दोनों हाथों से साइड करते हुए कहती है, अरे ये तो पार्वती है। इसकी माँ लोगों के घर में बर्तन धोती है और ये खेतों में काम करती है। इसकी तो कास्ट भी बहुत नीची है, शादी ही करनी थी तो किसी ऊंचे कास्ट में करता। इस नीच लड़की को घर क्यों ले आया बेटा? पूरे परिवार के कड़वे शब्द सुनकर पार्वती गृह प्रवेश करती है और वह घर के अंदर आती है। पर उसी रात को कुछ ऐसा होता है कि ललित को काम के सिलसिले से विदेश जाना पड़ता है और वो पार्वती को समझा बुझाकर उसी दिन विदेश चला जाता है। अगले दिन पार्वती अपनी पहली रसोई के लिए रसोई की तरफ जा रही होती है। वो जैसे ही अपना पहला कदम रसोई के अंदर रखती है, गायत्री उसके हाथों को खींचकर उसको रसोई से बाहर करती हुई कहती है, ये लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई रसोई में पांव रखने की? रसोई हमारे लिए भगवान और मंदिर से कम नहीं है, और तुझे लगता है कि तुम जैसी नीच कास्ट की लड़की को अपने मंदिर में पांव भी रखने दूंगी मैं? कोई जरूरत नहीं है। पर वो माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, बस इसीलिए मैं रसोई के अंदर आई। अच्छा, बहुत शौक है ना तुझे तेरी पहली रसोई का? अभी मैं तुझे तेरी पहली रसोई करवाती हूँ। गायत्री उसके बालों को पकड़कर लेकर आती है और बालकनी में रखे हुए चूल्हे को दिखाते हुए, ये देख, बालकनी में मिट्टी का चूल्हा है और वहाँ 2-4 लकड़ियाँ रखी हैं। तू यहीं पर अपनी पहली रसोई करेगी। तेरी पहली रसोई बालकनी में ही होगी। पर माँ जी, यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है। इस ठंड में मैं यहाँ खुले में इस बालकनी में खाना कैसे बनाऊंगी? तू अपना खाना यही बनाएगी। खबरदार, जो तूने मेरे रसोई के अंदर पैर भी रखा तो तेरी पहली रसोई और आखिरी रसोई अब यही बालकनी ही। इतना कह के गायत्री वहां से चली जाती है और पार्वती वहां पर रखे कुछ लकड़ियों से चूल्हे को जलाती है और खाना बनाना शुरू करती है। खाना बनाने के दौरान घर में बहुत ज्यादा धुआं भर जाता है। ये भगवान, ये घर में इतना धुआं कहाँ से भर गया? पार्वती भी कहीं नहीं दिख रही है, वो ठीक तो है ना?
हिमानी हर एक कमरे को खोलकर देखती है और वहां पर कुछ भी नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ उसकी दादी सास सुधा भी अपने कमरे में तेज तेज खांस रही होती है। पूरे घर को अच्छी तरीके से देखने के बाद हिमानी गार्डन में आती है और बाहर भी चारों तरफ अपनी निगाहें घुमाती है, लेकिन उसे कहीं भी आग नहीं दिखाई देती। फिर अचानक से उसकी नजर ऊपर की ओर उठती है और वो देखती है कि बालकनी में से धुआं निकल रहा है। तभी वो दोबारा घर में आती है और बालकनी के पास जाकर देखती है। अरे पार्वती, तुम ये क्या कर रही हो? तुम यहाँ इतनी ठंड में बालकनी में चूल्हे पर खाना क्यों बना रही हो? इस वजह से तुम्हें पता है कि पूरे घर में धुआं भर चुका है। सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, और दादी सास तो न जाने कब से खांस रही हैं। तभी पार्वती गायत्री को सभी चीज बताती है कि वह किस वजह से यहाँ खाना बना रही है। वह दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर सुधा और गायत्री आ धमकती हैं। माँ जी, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आपने पार्वती को यहाँ बालकनी में खाना बनाने को बोल दिया। वो बेचारी ठंड में कैसे यहाँ खाना बनाएगी? अरे तो हमने थोड़ी ना कहा था कि हम ऊंचे कास्ट वाले लोगों के घर की बहू बनो। अरे जैसे खुद नीचे है वैसे ही किसी नीचे लड़के को फंसा लेती। हमारे बेटे को क्यों फंसाया? खबरदार हमारे रसोई में या पूजा घर में कहीं भी कदम भी रखा तो। पर माँ जी, यहाँ बालकनी में खाना कैसे बनाएगी पार्वती? आप खुद सोचिए, इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। बहू है तो बहू की तरह इस घर की सेठानी बनने की कोशिश मत कर, वरना तुझे भी तेरा बोरिया बिस्तर बांध के घर से निकाल दूंगी। इतना कहकर सुधा और गायत्री वहां से चली जाती है और हिमानी चाहकर भी अपनी देवरानी की मदद नहीं कर पाती। अब ऐसे ही पार्वती नीच कास्ट के होने की वजह से पहली रसोई से ही अपना खाना बालकनी में ही बनाती और बेचारी ठंड से कितना भी कांपती, लेकिन उसके ससुराल वालों को उस पर जरा भी दया नहीं आती। एक बात कहूंगा, इतनी बुरा मत मानियो, लेकिन तेरी बहू ऐसे बालकनी में खाना क्यों बनाती है? आस पड़ोस के लोग उसको ऐसे ही खुलेआम देख लेते हैं। बहू है तो सलीके से रसोई में भी तो खाना बना सकती है ना। गायत्री बातों पर पर्दा डालते हुए कहती है, आजकल की बहू को क्या है, जिसको जैसा मन करता है वैसा करता है। लंबी बातचीत के बाद सरला वहां से चली जाती है और तभी गायत्री अपनी बहू पार्वती के पास आकर कहती है, आज से तू अपने खाने का खाना सुबह 3 से लेकर 4 बजे के बीच में ही बना लेना, क्योंकि आस पड़ोस के लोग आकर फिर मुझे बोले, वो सुनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना कह के गायत्री तो वहां से चली जाती है और पार्वती अपनी सास के कहने पर इस कड़ाके की ठंड में सुबह 3 से 4 बजे ठंडी हवाओं और धुंध में बैठकर बालकनी में अपने लिए खाना बनाती है। इस तरह सुबह ओस में उठकर खाना बनाने के दौरान पार्वती की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और खाना बनाते बनाते पार्वती बालकनी में बेहोश होकर गिर जाती है। तभी हिमानी पार्वती को हॉस्पिटल लेकर जाती है और ललित को फोन करके अस्पताल बुलाती है। पीछे से सुधा और गायत्री भी अस्पताल आती है। तेज ठंड लगने की वजह से इन्हें मलेरिया हो गया है। कुछ मेडिसिन दी हैं, टाइम से लेंगे तो जल्द ही रिकवर हो जाएगा, लेकिन अभी 2 से 3 दिन में अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। ललित प्लेन की टिकट लेकर 24 घंटे में विदेश से इंडिया पहुंचता है और अस्पताल आता है। ये सब कैसे हुआ भाभी? पार्वती के साथ जाने से पहले तो वो एकदम ठीक थी। हिमानी से रहा नहीं जाता, वह पार्वती के ऊपर हुए सभी अत्याचार ललित को बता देती है। मम्मी भाभी ये सब क्या बता रही हैं? मेरे जाने के बाद आपने पार्वती के साथ इस तरीके से बदसलूकी की। अरे आप खुद भी तो एक औरत ही है, और एक औरत होकर औरत के ऊपर इतना अत्याचार आप कैसे कर सकते हैं? माँ, मुझे विश्वास नहीं होता कि आप मेरी माँ है और मैं आपका बेटा हूँ। माँ जी को कुछ मत कहिए, मेरी तबीयत तो पहले से ही खराब थी, उनकी कोई गलती नहीं है। अब तो आपको शर्म ही आ गई होगी। इतने अत्याचारों के बाद भी पार्वती आप लोगों का ही साथ दे रही है। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मैं सिर्फ तुझे तेरी कास्ट की वजह से तुझ पर अत्याचार करती आई, पर ये कभी नहीं सोचा कि तू अब मेरे घर की बहू है और मेरे लिए कितना कुछ करती है। फिर भी मैं तुझ पर अत्याचार करती रही, मुझे माफ कर दे बहू। इस तरह सुधा और गायत्री दोनों पार्वती से माफी मांगती हैं और अपनी छोटी बहू का खुशी खुशी पहली रसोई करवाती। माँ जी, ये क्या, आपने तो मेरा घर की जगह सीधा रसोई में ही गृह प्रवेश कर दिया। कहीं आपका मेरे आते ही पहली रसोई का खाना बनवाने का तो इरादा नहीं है? नहीं नहीं बहू, अभी मैं तुझसे कुछ नहीं बनवाऊंगी, अभी तो तू थक गई होगी ना। हाँ माँ जी, और ये क्या, आपने मेरा दहेज का सामान यहीं लगवा दिया, रसोई में ही? अरे बहू, तेरे गरीब ससुराल में कोई रसोई ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ही बर्तन और चूल्हा रखा हुआ है। कमरा भी तो एक ही है, तो आधा सामान तेरे कमरे में है और आधा इधर। क्या, यहाँ पर रसोई नहीं है? हाँ बहू, पर तू इसको फिर भी वही समझ। अरे तेरे घर पर मैं गई थी, तेरी रसोई भी तो ऐसी थी, वो क्या कहते हैं, हाँ ओपन किचन, ओपन किचन है ये सुनते ही पल्लवी अपना सिर पकड़ लेती है। इसका मतलब मैं खाना यहाँ पर बनाया करूंगी। हो अंकित,
मुझे कमरे में ले चलो, मैं थक गई हूँ। अरे बहू, अभी कमरे में हमारा सामान रखा हुआ है तो हम वहीं सो लेंगे। आज तुम दोनों यहाँ पर सो जाओ। क्या, यहाँ पर? अंकित, अरे यार, आज बस एडजस्ट कर लो। फिर पल्लवी मान जाती है। कुछ देर बाद खाना खाकर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। जब सुबह पल्लवी अंगड़ाई लेकर उठती है तो उसका हाथ दूध के पतीले में लग जाता है, जिससे दूध भी गिर जाता है। मेरा हाथ सीधा हड्डी पर लगा है। अरे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? एकदम से तुम्हारी आवाज सुनी। हाँ, लेकिन तुम्हारे घर में रसोई नहीं है ना, कहीं भी बर्तन रख दिया जाता है, ऊपर से दूध भी गिर गया। किसने रखा है यहाँ पर दूध? अरे बहू, तू जग गई। अरे रात को दूध ठंडा करने के लिए मैंने यहाँ रख दिया था। चल कोई बात नहीं, इतने में भी चाय बन जाएगी। कुछ देर बाद सास बहू का सामान बहू के कमरे में रख देती है और अपना सामान बाहर निकाल लेती है, जिससे सोने की जगह कम हो जाती है। दोनों दीवारों के सहारे बर्तन लगाए रखे थे। ये देख पल्लवी बहुत चिढ़ती थी। झूठे बर्तन बाहर हैंडपंप पर साफ करके टोकरी में भरकर घर में लाती है तो बर्तन लगाने लगती है। हे भगवान, मुझे बर्तन कहाँ लगाना पड़ रहा है? प्रॉपर रसोई भी नहीं है, ना कोई रैक या स्लेब है। दीवारों पर बर्तन सजाओ। माँ जी, ये परात कहाँ रखूं? अरे रख दे दीवार के सहारे कहीं भी, जहां तुझे खाली जगह मिले। जी माँ जी। ये अंकित ने भी मुझे कहाँ फंसा दिया। मुझे नहीं पता था कि अपने प्यार से शादी करने के बाद में एक बिना रसोई के ससुराल में आ जाऊंगी। मुझे लगा चल गरीबी है, एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन ये बर्तन भांडे इधर उधर पड़े हुए दिख रहे हैं। कितना गंदा लग रहा है। पल्लवी ये कहकर खिड़की पर परात खड़ी करके रख देती है। रात को सोते वक्त एक चूहा परात के पीछे जाकर परात गिरा देता है, जिससे परात सीधी मुन्नी देवी की नाक पर गिरती है और वो जोर से चिल्ला उठती है। अरे राम रे, मर गई। अरे टूट गई मेरी नाक। इस कमबख्त चूहे की तो ऐसी की तैसी। जरूर बहू ने ही इतने ऊपर परात रखी होगी, धम्म से मेरे लग गई। सास की आवाज को सुनकर बहू कमरे से बाहर आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। सही हुआ। और रखो माँ जी ओपन किचन। अगर आप रसोई बनवा लेती ना तो आज आपकी नाक में लगती नहीं। और बनवाइए मेरे बिना रसोई का ससुराल। इसीलिए घर में रसोई होनी चाहिए, जिससे बर्तन इधर उधर ना हो, वरना यही होगा। अरे चुप करो यार, तुम तो अभी भी बेशर्म की तरह हंस रही हो। माना कि गलत बात है, पर गुस्सा तो मुझे तुम्हारे ऊपर भी आ रही है। तुमने मुझे बताया जो नहीं। अरे यार प्लीज दोबारा मत चालू होना, सो जाओ, अभी सुबह बाकी है, सुबह लड़ लेना। माँ आप भी सो जाइए। अगली सुबह बहू चूल्हे पर खाना बना रही होती है। अरे वाह, इस कढ़ी में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जल्दी से बन जाए तो मैं कढ़ी चावल खाऊंगी। इतने में बैट बॉल खेल रहे बच्चों की बॉल सीधा पल्लवी की कढ़ाई में जा गिरती है। सत्यानाश, मेरी कढ़ी तो खराब हो गई। किसने किया ये? अरे आंटी आंटी, मेरी बॉल आई होगी यहाँ, आपने देखा है क्या? हाँ, तुम्हारी बॉल यहाँ पर आई है और देखो सीधा मेरी सब्जी में चली गई। मेरी मेहनत बर्बाद हो गई। तुमसे कहीं और नहीं खेला जा रहा था? अच्छा, इसमें हमारी क्या गलती? आप अपनी रसोई में खाना बनाओ ना, कमरे में क्यों खाना बना रही हो? अरे पागल, यहाँ पर तो रसोई नहीं है। कभी देखा नहीं है क्या तूने? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मेरी बेचारी बॉल भी गंदी हो गई। मेरी बॉल देना आप आंटी। मन ही मन पल्लवी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो छोटे बच्चों को कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। इतने में बच्चे अपनी बॉल लेकर चले जाते हैं, जिस वजह से उसे दोबारा कढ़ी बनानी पड़ती है। अरे बहू, अभी तक खाना नहीं बना क्या? पापा जी, मेरे ससुराल में अगर रसोई होती तो अब तक खाना आपने खा भी लिया होता। बन रही है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। कुछ देर बाद सब खाना खा लेते हैं। शाम को पल्लवी खाना बनाती है। इतने में उसकी रोटी को कुत्ता मुंह में दबाकर 5-6 ले जाता है। अरे अरे अरे, मेरी रोटी! अरे मेरी रोटी, नास पीटे डॉगी कहीं के। इसकी वजह से आज फिर से मेहनत बर्बाद हो गई और ये बाकी की रोटी भी जूठी करके चला गया। इस बिन रसोई के ससुराल में अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे बहू, क्यों परेशान हो रही है? कुत्ता रोटी ही तो ले गया, कोई बात नहीं, दोबारा बना ले। माँ जी, आपके लिए बहुत आसान है ना ये सब कहना। आपको पता है, सुबह मेरी कढ़ी भी खराब हो गई थी। कुछ बच्चों ने बॉल डाल दी थी, कुत्ता रोटी ले गया। रसोई तो माँ जी वही अच्छी लगती है जहाँ 4 दीवार और दरवाजा हो। कभी मेरे को बर्तनों से लगती है, कभी आपको बर्तनों से लगती है। पता नहीं आप समझ क्यों नहीं रही।
बहू, अभी अंकित इतना कमाता कहाँ है और हम बुढ़ा बुढ़ी कहाँ से पैसे लाएंगे? गरीबी है, थोड़ा बर्दाश्त कर ले। हाँ पल्लवी, थोड़ा समय रुक जाओ। फिर पल्लवी दोबारा रोटी बनाती है, जिसके बाद सब खाना खा पाते हैं। ऐसे दिन गुजरते हैं। बिना रसोई के ससुराल में पल्लवी परेशान हो गई थी, फिर भी जैसे तैसे काम कर रही थी। एक दिन मेहमान घर पर आते हैं और उस दिन सास बहू से घर के बाहर आंगन में चूल्हा रखवा लेती है। बर्तनों को चारों तरफ देख महेश कहता है, अरे नरेश भाई साहब, ये क्या आपके घर में रसोई नहीं है क्या? बहू बाहर खाना बना रही है और आपके बर्तन इधर उधर पड़े हैं। एक रसोई बनवा लेते जहाँ सब एक साथ समान हो। और वही तो मैं भी यही बोलने वाली थी, कबाड़े की तरह बर्तन इधर उधर पड़े हुए हैं, अच्छा थोड़ी लगता है। पर चलिए अब हम चलते हैं। बहू खाना पीना रहने दो, बाहर धूल मिट्टी आ गई होगी रोटी के अंदर, मुंह किरकिरा हो जाएगा। हंसी उड़ाकर मेहमान चले जाते हैं और ये सुनकर पल्लवी को ही नहीं, गरीब ससुराल वालों को भी बुरा लगता है। देख लिया माँ जी आपने, तो घर पर आकर मेहमान भी मजाक उड़ाने लग गए हैं और उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। पता नहीं क्यों आपने चूल्हा बाहर करवा दिया। कभी भी आप कहीं भी रसोई का सामान रखवा देती हैं और चूल्हा भी। अरे बहू, मैंने जानबूझकर थोड़ी कहा था, ठंड हो रही थी तो बाहर बैठकर खाना बना लेते, इसलिए कहा था। अब तो मुझे भी लग रहा है कि रसोई बनवा लेनी चाहिए, पर पैसों का इंतजाम कैसे हो? अंकित बोल रहा है ना, थोड़े समय में वो करवा लेगा। दिन बीत जाता है और फिर बच्चों की बॉल पल्लवी की सब्जी में आ गिरती है और बच्चे आते हैं। अरे आंटी, आपसे बोला तो था आप अपने ससुराल में रसोई बनवा लो, अभी तक रसोई नहीं बनवाई। देखो फिर से आपकी बिन रसोई के ससुराल की वजह से मेरी बॉल पीली हो गई। चलो दो, ऐसे ही ले जाता हूँ। तेरी तो, चल जा यहाँ से, पकड़ अपनी बॉल। आजकल के बच्चे भी ना, ये भी फिरकी ले रहे हैं मेरे बिना रसोई के ससुराल की। अगले ही हफ्ते पल्लवी के माँ बाप घर पर अचानक से आ जाते हैं और अपनी बेटी को आंगन में खाना बनाता हुआ और अंदर बार बार सास ससुर को खाना परोसते हुए भी देख लेते हैं। अरे बच्ची, तू यहाँ पर खाना क्यों बना रही है? घर के अंदर तेरी रसोई नहीं है क्या? हाँ बेटा, मुझे दिख रहा है तू बहुत परेशान हो गई है। खाना बना रही है, फिर सास ससुर को गर्मा गर्म अंदर देने जा रही है, फिर बाहर आ रही है। कितना मुश्किल है ऐसे खाना बनाना, रसोई में खड़े होकर बनाती है। कोई बात नहीं मम्मी पापा, बहुत दिनों से ऐसे ही खाना बना रही हूँ, अब मैंने ऐसे ही खाना बनाना सीख लिया है। रसोई कुछ समय बाद बनवाएंगे हम। लेकिन रसोई नहीं है, तूने भी नहीं बताया और न ही तेरे ससुराल वालों ने। आज मैं बात करके ही रहूंगा। जैसे ही दोनों घर के अंदर जाते हैं, समधी समदन हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं। अरे समधी जी, कैसे आना हुआ? आइए बैठिए। अरे बस हालचाल लेने आए थे, लेकिन हमने तो आते ही अपनी बेटी के हालचाल देख लिए। भाई, आपने हमें ये क्यों नहीं बताया कि आपके घर में रसोई नहीं है? मेरी बेटी बिना रसोई के बाहर आंगन में खाना बना रही है, अच्छा लगता है क्या? वही तो भाई साहब, इतने अमीर घर की लड़की आपके घर शादी करके आ गई और आप घर के बाहर खाना बनवा रहे हैं। और ये क्या, बर्तन भी इधर उधर हैं। वो तो मेरी बेटी बता नहीं रही थी, लेकिन परेशानी में भी वो बोल पड़ी। हम जानते हैं आपकी स्थिति इतनी नहीं है कि आप अच्छा घर या रसोई बनवा सके, लेकिन हम भी तो आपके समधी हैं ना, आप हमसे मदद मांग लेते। हाँ भाई साहब जी, हम अपनी बेटी के लिए तो इतना करेंगे, और सिर्फ बेटी क्यों, आप लोगों को भी तो ऐसे रहने में परेशानी होती होगी ना। अगर ये बर्तन एक ही जगह हो जाएं, तो आपको और जगह मिल जाएगी। मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ, लेकिन हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। इस काम के लिए मेरा बेटा कर लेगा, मैं यकीन से कह रही हूँ, बस टाइम लगेगा। और हमारी वजह से बहू को जो परेशानी हुई है उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। अरे आपने तो ऐसा कहकर हमें खुद से अलग कर दिया। ये हमारा भी तो परिवार है और हमें आपकी भी चिंता है, इसलिए रसोई बनवा रहे हैं, स्वीकार कर लीजिए। और हमें अपने दामाद पर कोई शंका नहीं है, वो तो कर ही लेंगे। अरे आप कहते हैं तो ठीक है, बनवा दीजिए, लेकिन हम बाद में इसके पैसे चुका देंगे। ये बात उन्हें मंजूर हो जाती है और फिर राजेश अपनी बेटी के ससुराल में एक रसोई बनवा देता है, जो कि बहुत अच्छी होती है। और अब सास बहू को खाना बनाने में परेशानी भी नहीं होती। इसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।